ठीक है चलें जी स्टार्ट करते हैं। हमारा टेक्स्ट का सबसे इम्पोर्टेंट एरिया, इसने आपका पेपर पास करवाना है या इसी ने आपका पेपर फेल करवाना है, साफ और सीधी बात है। देखें आप जो भी मिलेंगे ना सीनियर से जिसका टेक्स्ट का पेपर कभी फेल हुआ है, उससे पूछिएगा उसके फेल होने की दो ही रीज़न्स होते हैं, या तो बिज़नेस या सेल्स टैक्स। ये दो चीज़ें जो है वो लाजमी इसमें लेके चल रहा होता है। अब आपको जब हमने इनिशियल लेक्चर डिस्कस किया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि भाई टेक्स्ट का पेपर पास करना है तो 50 नंबर लेना एक वेरी इजी अप्रोच है। 3 एरियाज़ में से आप क्या कर सकते हैं, 50 नंबर ले सकते हैं। आपको ही पता है डे 1 पे कि यार इनमें से 50 नंबर आ सकते हैं, तो हमने वही एरियाज़ जो हैं वो क्या करने हैं, अब तैयार करने हैं। साफ और सीधी बात है। ये वाला पेपर अगर आप इसको इस अप्रोच से लेके चलेंगे आपका पेपर पास है। देखिए इसके अलावा अगर आप जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप FR पढ़ते हैं, वहाँ पे 50 नंबर लेना आसान है, लेकिन एरियाज़ कौन सा डिफाइंड है हमें नहीं पता, क्योंकि मर्जों की चीज़ें आनी है। आप लॉ की बात करेंगे, आप डाटा की बात करेंगे, आप कॉस्ट की बात करेंगे, आप R2 की बात करेंगे, 50 नंबर सब में आते हैं, लेकिन इतना डिफाइंड एरिया नहीं है। यहाँ पे हमें उसने ना एक ग्रिड का स्पेसिफिक एरिया बता दिया है। सेल्स टैक्स 30 नंबर, और ये 30 नंबर सबसे आसान है। होता क्या है अमूमन, होता ये है कि बच्चों को ये एरिया लास्ट में करते हैं। जब लास्ट में करते हैं आपको ही पता है, आपका सेशन स्टार्ट होता है, आप लेक्चर नहीं ले रहे होते, नॉन सीरियस होते हैं, पेंडिंग लेक्चर्स होते हैं। आखिरी महीने में जब आप एग्ज़ाम की फ़ीस भेज देते हैं ना, तब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं भी ऐसे ही करता हूँ। आज फॉर एग्जांपल मैंने अगर CFF पे एग्ज़ाम्स देने हैं, मेरी क्वालिफाइंग अटैम्प्ट है, मैंने किताब को हाथ नहीं लगाया हुआ, किताब मैंने खोल के भी नहीं देखी अभी तक। आज जब फीस पे कर दूंगा ना, फिर फ़ीस पे करने में टेंशन होगी कि यार सिर्फ 2 महीने रह गए हैं, पैसे दे दिए हैं, अब तो क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर पास हो गया, नाम के क्या लिख दूंगा मैं, ACA लिख दूंगा, तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा माशाल्लाह से। तो हम सारे स्टूडेंट जो होते हैं ना वो एक जैसे होते हैं, हम सब एक परचम के सारे तरह एक हैं कि पढ़ना नहीं है हमने। तो बच्चे करते भी यही हैं। जब आप दिसंबर में जाके अपने एग्ज़ाम की फ़ीस सबमिट कर देंगे ना, फिर आपको ना टेंशन होगी, यार अब पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। तो पेंडिंग लेक्चर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आप पेंडिंग लेक्चर्स कवर करने बैठते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स के भी होते हैं, तो उस दौरान कॉलेजेस में शुरू हो जाता है। यहाँ पे अब इतना फोकस नहीं कर पाते और आखिरी महीने में हाथों मार रहे होते हैं। तो ये वो एरिया जिसने पास करवाना है या फेल करवाना है। बट ये वो एरिया है सेल्स टैक्स का जो मैंने 2 दिन में भी करवाया होगा। आज भी आप जाएँ मेरे यूट्यूब के ऊपर पड़ा होगा, तकरीबन 20,000 व्यूज़ हैं इसके, सिर्फ सेल्स टैक्स इन 2 डेज़। तो ये ही पेपर आपका पास करवाने वाला है और यही पेपर जो है आपका फेल करवाने वाला है। तो हम इसको ही स्टार्ट करने लगे हैं। हमारे पास चूँकि 20-25 लेक्चर्स होंगे, जब उसमें हम अच्छी तरह करेंगे, विद प्रैक्टिस करेंगे, तो हम इसको कोई भी इसमें लूप होल छोड़ेंगे ही नहीं। और फिर सेशन में मैं आपको 2 दफ़ा सेल्स टैक्स करवाऊँगा एक। अभी हम बहुत डिटेल में सेल्स टैक्स करेंगे, उसके बाद हम एंड पे जाकर थोड़ा सा फास्ट मोड में करेंगे सेल्स टैक्स, ताकि आपका 2 दफ़ा एरिया सिक्योर हो जाए। 30 नंबर है, इस 30 में से 22 से 25 आपके आ जाए ना, आपका पेपर पास है। होता इसका उल्टा ही है, बच्चों के 20 से 22 भी नहीं आ रहे होते। तो अब इसको हम लेके चलते हैं। अब आपको याद होगा हमने चैप्टर पढ़ा सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। सिस्टम ऑफ टैक्सेशन में हमने बात की थी इनडायरेक्ट टैक्स की। वो जो हमारा था ना इनडायरेक्ट टैक्स, अब सारी कहानी हम उसकी पढ़ रहे हैं। जब हमारा सेल्स टैक्स ख़त्म हो जाएगा तो आप इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर अपना पूरा माय बेस्ट फ्रेंड का ऐसे लिख सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स ये होता है, इसमें ये है, इसमें ये है, सारा कुछ जो है आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि हमने जब इनिशियल ओरिएंटेशन में डिस्कस भी किया हुआ है, या तो पेपर ये न्यूमेरिकल बेस्ड है और पेपर ये थ्योरेटिकल बेस्ड है। तो इसका मतलब सेल्स टैक्स के एरिया में से भी न्यूमेरिकल्स भी आने हैं और थ्योरी भी आनी है। अगर हम इसका हिस्टोरिकल एनालिसिस करें सेल्स टैक्स का, तो ऑटम 24 तक का ये कुछ सेल्स टैक्स का एनालिसिस है हर अटैम्प्ट का। जैसे ऑटम 24 में 20 नंबर का न्यूमेरिकल का 9 नंबर थ्योरी थी, 24 का न्यूमेरिकल 16 का न्यूमेरिकल 14 की थ्योरी, 17 का न्यूमेरिकल 11 की थ्योरी, 19 का न्यूमेरिकल 9 की थ्योरी, 15 का न्यूमेरिकल 11 की थ्योरी। तो ऑन एवरेज 16 मार्क्स का इसमें न्यूमेरिकल आता है और 13 मार्क्स की क्या है, थ्योरी आ रही है। ऑटम 24 तक अगर हम स्प्रिंग 25 से 15 इसका लेके एनालिसिस, तो 29 मार्क्स का पेपर जो है वो हमें किस में से मिल रहा होगा, सेल्स टैक्स में से मिल रहा होगा। तो आप देखेंगे इसमें से न्यूमेरिकल भी आता है,
इसमें थ्योरी भी आती है। 16 मार्क्स का न्यूमेरिकल, 13 मार्क्स की थ्योरी, तो आप कह सकते हैं कोई 60% इसमें से न्यूमेरिकल एरिया आना है और 40% इसमें से क्या आनी है, थ्योरी आनी है। तो सवाल ये है कि ज़रा मुश्किल क्या होगा, किस में से मार्क्स सिक्योर करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है, किस में से मुश्किल होगा, न्यूमेरिकल्स में से कि थ्योरी में से। अब इसमें से ना बच्चा समझता है कि यार न्यूमेरिकल्स हैं, बिकॉज वो रिपोर्टिंग वगैरह पढ़ रहा होता है, उसको पता लगता है कि यार न्यूमेरिकल्स तो बड़े मुश्किल हैं और वो उसी अप्रोच से ना यहाँ बैठा होता है। लेकिन इसमें से ना टैक्स में थोड़ा सा उल्टा हिसाब चल रहा है, ख़ास तौर पर सेल्स टैक्स में। ये न्यूमेरिकल्स की परफॉर्मेंस है स्प्रिंग जॉब्स तक की। जिन सवालों के आगे एसोसिएट्स लिखा हुआ है ना, वो हमारे सेल्स टैक्स के सबसे मुश्किल सवाल है। आज तक के सेल्स टैक्स के सबसे मुश्किल सवाल वो हैं जिनके नाम के आगे एसोसिएट्स जो है वो हमने क्या लिखा होता है, मेंशन किया होता है। फैज़ एसोसिएट्स 80% स्टूडेंट्स वर एबल टू सिक्योर पासिंग मार्क्स। एमएच एसोसिएट 73%, हादी एसोसिएट 84%। अब आप देखें न्यूमेरिकल्स में ये वाला स्प्रिंग 24 का 70% है, 66% है, 79% है, 84% है। आप देखें न्यूमेरिकल्स में परफॉर्मेंस बड़ी बेहतर है, न्यूमेरिकल्स में परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। लेकिन आप यहाँ पे जब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे आते हैं ना, तो बड़े गलत हैं। अब आप देखें ज़रा, स्प्रिंग 18 में फैज़ एसोसिएट्स में 80% बच्चों के न्यूमेरिकल्स थे पासिंग मार्क्स से। स्प्रिंग 18 में 2 थ्योरी के सवाल थे, 28% बच्चों के पासिंग मार्क्स हैं। उसी पेपर में वो बच्चा जो सेल टैक्स अटैम्प्ट कर रहा है वो न्यूमेरिकल में मार्क्स ले रहा है, थ्योरी में मार्क्स नहीं ले रहा। अब आप देखें यहाँ पे स्प्रिंग 21 हादी एसोसिएट्स 84% बच्चों के पासिंग मार्क्स हैं इस न्यूमेरिकल में, बड़ा मुश्किल सवाल है। स्प्रिंग 21 2 सवाल थे, 13% बच्चों के पासिंग मार्क्स आए। स्प्रिंग 24 70% बच्चों के पासिंग मार्क्स आए। स्प्रिंग 24 27% बच्चों के पासिंग मार्क्स आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये मैं नहीं कह रहा। मैं अगर कहूँ आपके जी आप तो वैसे ही अपनी मुबालगाहगरी कर रहे होंगे, एग्जैजरेशन कर रहे होंगे, ये आई कैप के एग्ज़ाम के ऑफिशियल स्टैट्स हैं, ये एग्ज़ामिनर कमेंट्स हैं। ये एग्ज़ामिनर भाई साहब ने बताया है कि भाई दैट इज़ द वेरिएशन इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट कि न्यूमेरिकल्स में सेल्स टैक्स में बच्चा मार्क्स लेके जा रहा है, कहाँ मार्क्स नहीं आ रहे, थ्योरी में नहीं आ रहे। सेल्स टैक्स की थ्योरी जो 13 नंबर तक की आनी है वो एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है, उसको हमें लेके चलना पड़ेगा। तो थ्रू आउट द सेशन मैं आपको इस काबिल कर दूंगा, मैं कैपेबल कर दूंगा कि न्यूमेरिकल्स की श्योरिटी मेरी है। मैं आपको पूरे सेशन में जितने भी चोर रास्ते होंगे सारे बता दूंगा, शॉर्टकट्स, मिनिमम टाइम में न्यूमेरिकल्स रीड करते हुए मैक्सिमम मार्क्स हमने किस तरह से सिक्योर करने हैं मैं वो भी बता दूंगा, सारा कुछ आपको बता दूंगा। हाँ, थ्योरी जो है ना वो सिर्फ आपके ऊपर है, उसको आपने पढ़ना है, उसको आपने याद करना है, उसको आपने लिखना है, उसकी ड्राफ्टिंग जो है वो क्या करनी है, आपने सीखनी है। तो ये चीज़ जो है हमारे लिए क्या करेगी, मैटर जो है कर रही होगी। तो अगर हम बात करें तो हमने अपने सेल्स टैक्स को इन 5 एरियाज़ में डिवाइड किया हुआ है। हमारी बुक के चैप्टर 18, 19, 20, 21 चैप्टर हमारे बनते हैं। डेफिनेशंस और प्रोविजन एंड रूल्स, ये 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 18 हमारी बुक का और 19। आप सिंपल ये 2 चैप्टर अगर कर लेना, जस्ट ये 2 चैप्टर कर लें, इन 2 चैप्टर की वजह से आपका पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। तो सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपको 2 चैप्टर सीखने हैं, डेफिनेशंस एंड प्रोविजंस एंड रूल्स। आप पूरा न्यूमेरिकल अटैम्प्ट कर लेते हैं तो 16 मार्क्स का न्यूमेरिकल इसमें से अटैम्प्ट हो जाएगा और अप टू 6 मार्क्स की थ्योरी भी इन 2 चैप्टर में से आती है। तो वो जो 30 नंबर है ना, उसमें से 22 नंबर सिर्फ ये 2 चैप्टर में से हैं। अगर ये 2 चैप्टर आप अच्छी तरह समझ जाएं, अगर ये 2 चैप्टर आपको अच्छी तरह याद हो जाएं, आपका पेपर जो है वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। प्रॉब्लम यही है कि 2 चैप्टर बच्चे से होते ही नहीं है। इसमें भी वो क्या करता है, इसमें भी वो सेलेक्टिव स्टडी करता है, एरियाज जो है वो छोड़ जाता है। तो ये 2 चैप्टर सिर्फ करने से आपके 100% न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। जब आपके 100% न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे तो पेपर पास हो जाएगा। मतलब चैप्टर नंबर डेफिनेशन वाले में से और प्रोविजन एंड रूल्स वाले में से आप न्यूमेरिकल्स भी कर रहे हैं, आप एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी जो है वो क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है,
तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से, लेकिन डेफिनेशन से पहले ना हम कुछ बेसिक्स डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि सेल्स टैक्स काम करता कैसे है। अच्छा, जब हम सेल्स टैक्स की बात कर रहे हैं ना, तो आप इस सेल्स टैक्स को अपने पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ेंगे। हम कस्टमर हैं, आप कस्टमर हैं, मैं कस्टमर हूँ, हम सारे कस्टमर हैं। हम इसको कस्टमर के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ रहे, हम इसको पढ़ रहे हैं दुकानदार के पर्सपेक्टिव से। एक वर्ड हो हम यहाँ पे बार बार पढ़ेंगे, वो होगा एंड कंज्यूमर। क्या होगा? एंड कंज्यूमर। एंड कंज्यूमर का मतलब वो है जो बंदा चीज़ खरीद के इस्तेमाल करता है, वो एंड कंज्यूमर है। वो कोई भी हो सकता है। एंड कंज्यूमर जो बंदा चीज़ खरीद के इस्तेमाल करेगा उसकी बात हो रही है। हम ये सेल्स टैक्स एंड कंज्यूमर के लिए नहीं पढ़ रहे, हम इस सेल्स टैक्स उससे पहले वाले लोगों के लिए पढ़ रहे हैं। जो सेलर है उसके लिए जो है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो रिटेलर है, जो दुकानदार है, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, ये सेल्स टैक्स जो है वो पढ़ रहे हैं। जब हम बात करते हैं ना एंड कंज्यूमर की, तो हम एक बात करते हैं सप्लाई चेन की। शायद आपने आई में पढ़ी हो ज़िंदगी में, अगर नहीं भी पढ़ी हुई तो हम इसको देखते हैं कि सप्लाई चेन बेसिकली होती क्या है। देखिए, कहानी स्टार्ट होती है हमारे किस्से हमेशा इम्पोर्टर से। इम्पोर्टर जो है वो गुड्स को ख़रीदता है, इंपोर्ट करता है बाहर से, वो इंपोर्ट करके लेके आता है और किसको बेचता है? जो उसका मैन्युफैक्चरर है, जो चीज़ें बना रहा है, उसको बेचता है। फिर मैन्युफैक्चरर जो है वो क्या करता है, वो उन चीज़ों को आगे डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसको बेचता है। डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो किसको बेचता है आगे? जो होल सेलर है, जिसने चीज़ें बल्क पे ख़रीदनी है, उसको बेचता है। होल सेलर जो है वो किसको बेचता है आगे? रिटेलर, ये जो आपके गली मोहल्ले के दुकानदार हैं। और गली मोहल्ले के दुकानदारों से जाकर कौन लेता है? जो आपका एंड कस्टमर होता है, एंड कंज्यूमर होता है, वो ख़रीदता है। ये है हमारी सप्लाई चेन, यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ तक हमारे पास आ रही है। हम ये सेल्स टैक्स सारा पढ़ेंगे किसके लिए? अदर देन एंड कंज्यूमर के लिए जो है वो पढ़ रहे होंगे। किसके लिए पढ़ेंगे? अदर देन एंड कंज्यूमर के लिए जो है वो पढ़ रहे हैं। हम देखेंगे दुकानदार क्या करता है। आज आप केक्स एंड बेक्स पे जाके केक लेते हैं, वो क्या करेंगे? केक्स एंड बेक्स वाले जिससे केक लेके आए हैं वो क्या कर रहा होगा? उसने जो रॉ मटेरियल लिया है वो क्या करेंगे? हम सारा इनको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसको नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, अक्सर आप दुकान पे जाते हैं, जैसे आप बेकरी आइटम्स के लेने गए हैं, आप किसी स्टोर के ऊपर जाते हैं, तो आपको ना ये इस तरह से एक इनवॉइस मिलती है। आपको एक रसीद जो है वो मिलती है। उस रसीद पे लिखा होता है, ये दुकानदार का नाम पता लिखा होता है, यहाँ पे उसकी डेट जो है वो मेंशन होती है, सारा कुछ लिखा होता है। यहाँ पे लिखी होती है रेट, क्वांटिटी, अमाउंट, इस तरह से लिखा होता है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी XYZ गुड्स ली हैं, XYZ गुड्स ली हैं, तो फॉर एग्जांपल उसकी कीमत जो है अगर 500 रुपये की है और आपने 3 ली है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1500 रुपया। फिर ऐसे नीचे आके दोबारा क्या लिखा होता है? सब टोटल लिखा होता है 1500 रुपया। फिर यहाँ पे उन्होंने लिखा होता है GST, और वो होता है 18%। कितना बनता है बताइएगा ज़रा? 18% 1500 का 270। और आपको फिर यहाँ पे होता है टोटल लिखा हुआ आता है 1770। ऐसे ही है, आपको ये इनवॉइस मिलती है। ये आपको इनवॉइस किस तरह से मिलती है? हम इसको देख रहे हैं कि सर ये जिसने इनवॉइस दी है वो बंदा ये है सप्लाई चेन में, ये बंदा ये है, वो ये बंदा है, वो ये बंदे हैं। इनके लिए हमने क्या करना है? सीखना है। बिकॉज हम तो टैक्स दे के आ गए हैं। ये टैक्स मैंने दिया, हुकूमत तक कैसे पहुंचेगा, ये क्यों ले रहे हैं, इनका ताल्लुक़ क्या है, ये सारा कुछ जो है वो हम क्या करेंगे? यहाँ पर डिस्कस जो है वो कर रहे होंगे।
तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि हम ये इसके लिए नहीं पढ़ रहे, हम ये इनके लिए पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये जो हम पढ़ेंगे ना, क्योंकि हम मैन्युफैक्चर के लिए पढ़ रहे हैं, दुकानदार के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसका ना बहुत क्लोज रिलेशन है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ। इसका बहुत ही क्लोज रिलेशन है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ। अब देखें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या मैं बनाऊंगा? क्या आप बनाएंगे अपना? क्या आप बनाएंगे अपना? क्या आप अपना बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। हाँ, लेकिन जो दुकानदार है, जो केक्स एंड बेक्स वाले हैं, वो बनाएंगे। यूरो स्टोर वाले जो हैं वो बनाएंगे। फैक्ट्री वाला जो है वो बना रहा होगा। अब अगर हम बात करें ना बुनियादी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम करते हैं सेल्स। सेल्स में से हम लेस करवाते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करवाने के बाद हमारे पास आता है डैट इज़ द ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लेस करवाते हैं अपने जो भी एक्सपेंसेस होते हैं। हमारे पास क्या आता है? हमारे पास नेट प्रॉफिट जो है वो आ रहा होता है। ऐसे ही है। अब सर देखिएगा, हमारा पेपर में जो सवाल आएगा ना, पेपर में सवाल न्यूमेरिकल आएगा, वो होगा कैलकुलेट सेल्स एक्स लायबिलिटी। जब हम सेल्स टैक्स पढ़ रहे हैं ना, जब हम सेल्स टैक्स की बात करें, हम इनकम प्रॉफिट की बात नहीं करेंगे। पेपर में सवाल क्या आएगा? कैलकुलेट सेल्स टैक्स लायबिलिटी। देखें, ये दुकानदार जो है, आप इसके पास जाएंगे, आप इससे चीज़ें खरीदेंगे। दुकानदार के लिए क्या है? सेल्स है। ऐसे ही है ना, दुकानदार ने बेचा है, और ये इनवॉइस आपको कौन देगा? दुकानदार देगा। आप दुकानदार के पास गए, आपने दुकानदार से 500 वाली 3 चीज़ें खरीदी। दुकानदार ने कहा 1500 रुपया बिल बनता है। आप पे करने लगे 1500। तो सब्र करें भाईजान, टैक्स भी मैं आपसे लूँगा, जीएसटी। उसने जीएसटी कैलकुलेट किया, वो कितना बना? 270 बना। तो आप उसको टोटल कितना पे करके आए थे? 1770 रुपये पे करके आए थे। कितना पे करके आए थे? 1770। क्या ये 1770 सारे उस गुड्स की कीमत आपने पे की है? द आंसर इज़ नो। इसमें से 1500 आपने गुड्स का पे किया है और 270 रुपये किसके पे किए हैं? टैक्स के पे किए हैं। अब देखिएगा, दुकानदार सेल्स करते हुए जो कस्टमर से टैक्स वसूल करता है ना, उसको हम कहते हैं आउटपुट टैक्स। क्या कहते हैं? आउटपुट टैक्स। अलग है ये। दुकानदार के पास जब 1770 रुपये आएंगे, उसने अपने 15 साइड पे कर लेने हैं और 270 क्या कर लिए? साइड पे कर लिए। जो आप कस्टमर से वसूल करेंगे वो क्या है? आपका आउटपुट टैक्स है। वो क्या है? आपका आउटपुट टैक्स है। जाहिर सी बात है, अगर दुकानदार कोई चीज़ें बेच रहा है, आप गए हैं यूरो स्टोर, उनसे सामान खरीद के लाए हैं, उसने आपको बेचा, आपने उसको टैक्स पे कर दिया, उसके लिए क्या बना? ये आउटपुट टैक्स। अब जाहिर सी बात है, जो यूरो स्टोर चीज़ें बेच रहा है, क्या वो कहीं से बाई करके लेके आया? वो भी तो कहीं से खरीद के लेके आया है। तो वो खरीद के लाया होगा, तो उस वक्त जो उसने पे किया होगा वो क्या होगा? इनपुट टैक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो उसने पे किया था 100 रुपया, तो आउटपुट टैक्स जो आपको मिलता है उसमें से इनपुट टैक्स जो हमने पे किया होता है, हम वो एडजस्ट करते हैं। रिमेनिंग कितना आएगा? 170 पे। ये हमारे पास क्या बनाएगी? ये हमारे पास कहलाएगी, ये है हमारी सेल्स टैक्स लायबिलिटी। ये हमारी क्या कहलाएगी? सेल्स टैक्स लायबिलिटी कहलाएगी। तो हमने इस पूरे सेल्स टैक्स में यही चीज़ जो है वो कैलकुलेट करना सीखनी है। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, दैट इज़ टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट, ये हम पे करेंगे। अब ये आप अपने पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रहे, मैं अपने पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा, मैं तो एंड कंज्यूमर हूँ, लेकिन मैं दुकानदार के पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ। इस वक्त एक रेस्टोरेंट चल रहा है, भाई मैं रेस्टोरेंट पे जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, मुझे बिल आएगा, वो मुझसे टैक्स लेंगे। जो मुझसे टैक्स लेंगे वो उनके लिए क्या है? आउटपुट टैक्स है। वो सारा गवर्नमेंट को पे नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज जब उन्होंने सामान ख़रीदा होगा तो वो भी कुछ टैक्स पे करके आए होंगे।
जो उन्होंने पे किया था वो इनपुट टैक्स था। तो गवर्नमेंट कहती है जो आपने हमें इनपुट पे किया है वो उसमें से एडजस्ट करवा लो। तो जो उन्होंने सेल टैक्स लिया आउटपुट टैक्स, उसमें से इनपुट टैक्स अपना क्या किया, एडजस्ट किया। जो ओवर एंड अबव है वो उन्होंने क्या कर दिया, गवर्नमेंट को पे कर दिया। इसको हम क्या कहते हैं, सेल्स टैक्स लायबिलिटी। हमने न्यूमेरिकल में ये सेल्स टैक्स लायबिलिटी ही क्या करनी है, कैलकुलेट करना सीखनी है। तो दैट इज़ द थिंग। जब हम सेल्स टैक्स को एंड करेंगे तो हमने सारे रूल्स रेगुलेशन इसी के अकॉर्डिंग सीखने हैं कि ये कैसे है, किस तरह से है और क्या कुछ इसमें हम लेकर चल रहे होते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लें। तो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो कुछ डेफिनेशंस हैं। अच्छा, मैं आपको डेफिनेशंस में ना बताता जाऊंगा। हम 3 टर्म्स इस्तेमाल करेंगे। एक है रीड ओनली, एक है क्रैम और तीसरी है लर्निंग वाली। रीड ओनली का मतलब है भाई अभी पढ़ लो, पाई कैप कभी भी नहीं इसमें से पूछेगा एग्जामिनर। क्रैमिंग वो है जिसको आपको याद करना पड़ेगा, और लर्निंग वाली वो है जिसमें से केस स्टडीज़ आएंगी। आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, उसकी बेसिस पे हम क्या करेंगे, लेकर चल रहे होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्स टैक्स की, कि सेल्स टैक्स क्या होता है। डेफिनेशन है ये, रीड ओनली, याद नहीं रखनी। सेल्स टैक्स का मतलब क्या है, कोई भी टैक्स, कोई भी एडिशनल टैक्स, कोई भी डिफ़ॉल्ट चार्ज जो हम पे कर रहे हैं अंडर सेल्स टैक्स एक्ट, उसको हम क्या कहेंगे, सेल्स टैक्स कहेंगे। कोई भी फ़ाइन, कोई भी पेनल्टी, कोई भी फ़ी जो हम इस एक्ट के मुताबिक हुकूमत को पे करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, सेल्स टैक्स कहलाएगा। या कोई भी अमाउंट, कोई भी रकम, कोई भी सम जो हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं इस एक्ट के मुताबिक, उसको हम क्या कहेंगे, सेल्स टैक्स कह रहे होंगे। तो ये आपने याद नहीं करनी। मतलब हम जो कानून पढ़ रहे हैं उसका नाम है सेल्स टैक्स एक्ट 1990। इस एक्ट के तहत हम कुछ भी गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम सेल्स टैक्स जो है वो कह रहे होंगे। हाँ, ये पेपर जो है ना रीड ओनली, वो पेपर में कभी भी नहीं आएंगी। आप उनको रीड आउट कर लें, डैट्स इनफ फॉर यू। उसके बाद है हमारे पास अगला डेफिनेशन पर्सन।
ये सारा कुछ जो हम पढ़ने लगे हैं ना, वो किसके लिए पढ़ने लगे हैं? पर्सन के लिए। अब पर्सन आप लॉ में भी पढ़ेंगे कि लॉ में एक पर्सन होता है, उसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है। टेक्स्ट में भी आप किसके बारे में पढ़ेंगे? पर्सन के बारे में जो है पढ़ेंगे। अब पर्सन को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें कभी भी, तो एक तो इसका वो है जो डिक्शनरी का मतलब है कि पर्सन किसे कहते हैं, वो हमें ही पता है कि शख्स, उसको हम क्या कहते हैं? पर्सन कहते हैं। लेकिन लॉ में ना, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स, ये लॉ की बात करें, उसमें जब भी पर्सन की बात करेंगे तो शख्स की बात नहीं कर रहे। पर्सन एक्सप्लेन्ड है। पर्सन हम किसे कहते हैं? जब भी हम पर्सन की बात करेंगे, पर्सन इंक्लूड्स क्या? नंबर 1 इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब है ही या शी। एओपी, एओपी का मतलब है पार्टनरशिप बिजनेस। कंपनी, जो आपकी कंपनीज बनती हैं, या हम किसको कहेंगे? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट में हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट आ जाएगी, हमारे पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट आ जाएगी, हमारे पास फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन गवर्नमेंट की लोकल बॉडी सारी आ रही होंगी। इन सब को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिवली पर्सन। सर जहाँ पे भी आप लॉ पढ़ रहे हैं ना, लॉ में आपको पर्सन का वर्ड आएगा तो पर्सन का मतलब मेरी बात नहीं हो रही, पर्सन का मतलब इन सब की बात हो रही है। अगर कोई स्पेसिफिक हम लॉ पढ़ रहे हैं, उस पर लिखा है कि इंडिविजुअल, इसका मतलब बात सिर्फ किसके लिए है? इंडिविजुअल के लिए है। हम कोई स्पेसिफिक लॉ पढ़ रहे हैं, उस पर लिखा कंपनी, इसका मतलब वो स्पेसिफिक प्रोविजन किसके लिए है? कंपनी के लिए है। लेकिन उससे क्या ना, पर्सन, इसका मतलब वो सब पे क्या होगी? अप्लाई हो रही होगी। तो हम ये सारी जो बात कर रहे हैं, ये सारा कुछ किसके बारे में हम कैलकुलेट कर रहे हैं? पर्सन के बारे में कैलकुलेट करें। पर्सन क्या होगा? इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी एंड गवर्नमेंट जो है, इनको हम क्या कह रहे होते हैं? पर्सन जो है वो कह रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास रजिस्टर्ड पर्सन। क्या? रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन कौन होते हैं? सिंपल सी, ये भी रीड ओनली है, पर्सन भी रीड ओनली थी, सेल्स टैक्स भी रीड ओनली है। रजिस्टर्ड पर्सन क्या होता है? देखें, वो पर्सन जो सेल्स टैक्स एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है और उसके पास सेल्स टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर है और सेल्स टैक्स का सर्टिफिकेट है ना, उसको हम क्या कहते हैं? रजिस्टर्ड पर्सन कहते हैं। आप कभी भी किसी दुकान पे जाएं, यूरो स्टोर पे जाएं या आपकी बेकरी चले जाएं, तो उनके काउंटर पे एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगा होता है। इसका मतलब है भाई हम सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, ये हमारी कंपनी है, ये हमारा LTU RTU, यहाँ पे हम रजिस्टर्ड हैं। तो रजिस्टर्ड पर्सन क्या मतलब? वो बंदा जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है या लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड हुआ नहीं है लेकिन हमने कह दिया है कि तुम रजिस्टर्ड हो जाओ, उसको हम क्या कहते हैं? रजिस्टर्ड पर्सन कहते हैं। ये सारी जो कैलकुलेशन हम सीखेंगे ना, ये किसके लिए देखेंगे? रजिस्टर्ड पर्सन के लिए। अभी आप देखें, आप KFC जाते हैं, आप KFC से फ्राइज़ लेते हैं, आपको फ्राइज़ आती हैं, उसके ऊपर बिल लगा होता है, बिल के ऊपर टैक्स ऐड हुआ होता है। आप जाते हैं मैकडोनल्ड्स के, आप वहाँ पे जाके नगेट्स लेते हैं, नगेट्स आपको आते हैं, उसके ऊपर बिल जो है वो ऐड हुआ होता है। सारा कुछ किन के लिए है? मैकडोनल्ड्स के लिए। क्यों भाई? मैकडोनल्ड्स रजिस्टर्ड है, KFC रजिस्टर्ड है। इस वक्त हमारे इदारे के सामने एक बैठा है फ्राइज़ वाला, आप उससे जाके फ़्राइज़ लें 200 रुपये की, वो 200 रुपये ही लेगा आपसे, वो आपसे कोई 1 रुपया भी टैक्स नहीं ले सकता। क्यों? वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो जो बंदा रजिस्टर्ड नहीं है उसके लिए हम कभी भी कैलकुलेट नहीं करते, जो बंदा रजिस्टर्ड है उसके लिए हम क्या करेंगे? हम सारा ये कैलकुलेट जो है वो कर रहे होंगे। इज़ दैट क्लियर? ये सारी कैलकुलेशन किसके लिए है? ये सारी कैलकुलेशन हमारी रजिस्टर्ड पर्सन के लिए है। किसके लिए है? रजिस्टर्ड पर्सन के लिए है। किसके लिए? रजिस्टर्ड पर्सन के लिए। वो कौन होता है? जो बंदा सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है, जिसको हमने कह दिया है रजिस्टर्ड हो, जो है लाइबल टू भी रजिस्टर्ड है। ये सारा कुछ हम उसके लिए कैलकुलेट कर रहे होंगे। और ये सारी जो कैलकुलेशन है ना, ये एक पीरियड के लिए होगी। अब अकाउंटिंग पढ़ के आए हैं, अकाउंटिंग में पता है एक फाइनेंशियल ईयर होता है, एक साल। हम शुरू करते हैं, एक साल में कितनी सेल्स की, कितनी परचेजेस की, देखते हैं ना। ये जो है ना, ये भी एक टैक्स पीरियड के लिए है, लेकिन सेल्स टैक्स में टैक्स पीरियड क्या होगा? 1 मंथ। क्या? 1 मंथ। हम हर महीने
वो जो बोर्ड पे लिखा है ना सेल्स टैक्स लाइबिलिटी, हम उसको हर महीने कैलकुलेट करेंगे। अब सितंबर का महीने, सितंबर के लिए कैलकुलेट करेंगे, अक्टूबर के लिए, नवंबर के लिए, दिसंबर के लिए, जनवरी के लिए, फरवरी के लिए, ये हम हर एक महीने के लिए कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो ये जो एक महीना है, ये एक पीरियड है, इसको हम क्या कहते हैं, टैक्स पीरियड जो है वो कह रहे होते हैं। सर इनकम टैक्स हम देते हैं सालाना, एनुअली देते हैं? इनकम टैक्स का कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं सर, ये सेल्स टैक्स हम लोग मंथली देते हैं। दुकानदार, इसकी मंथली रिटर्न होती है, इसकी मंथली रिटर्न भी होती है और इसकी एक एनुअल रिटर्न भी होती है। लेकिन सेल्स टैक्स में हर मंथ पे करेगा, बिकॉज आप हर मंथ में सेल्स कर रहे हैं। तो जितनी एक महीने में सेल्स की हैं, कितना आउटपुट टैक्स आया, कितनी परचेजेस की थी, इनपुट टैक्स लेस करवाएंगे, रिमेनिंग अमाउंट जो है वो हम गवर्नमेंट में क्या कर देंगे, पे कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम इसको इधर रखते हैं। अब कल हम यहाँ से ओपन चलेंगे, इसका हम फ्रेमवर्क जो है देखेंगे। ये हमने आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स वैसे डिस्कस तो किया है, लेकिन ये दोनों डेफिनेशन ना रीड होने, याद करने वाली नहीं है। कल हम इनको देख के फिर हम आगे चलेंगे कैसे और किस तरह से चीज़ें हम लेके चल रहे होते हैं। तो आपके पूरे टैक्स में ना क्रैमिंग वाले एरिया बहुत कम है। जो चीज़ें क्रैमिंग वाली होंगी मैं बता दूंगा आपको, लेकिन मोस्टली चीज़ें जो हैं वो आपकी लर्निंग वाली हैं। लर्निंग का मतलब क्या है, आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है। जैसे अभी हमने रजिस्टर्ड पर्सन की बात की है, अगर पेपर में कभी आ भी जाए, वैसे कभी ज़िंदगी में नहीं आएगा, अगर पेपर में आज आप कह देंगे कि वो बंदा जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है, आपको वर्ड टू वर्ड याद करने की इसकी कोई नीड नहीं है। पेपर में अगर आज डिफाइन पर्सन, जो बोर्ड पे जिस तरह लिखा हुआ है, इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, गवर्नमेंट, ये चार यही बातें अगर लिखा हो के पूरे नंबर मिलेंगे आपको। तो ये क्रैमिंग इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है जी।